हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू के एस आर्थानी एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th कॉमर्स का ओसीएम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसको हम बीएसटी यानी बिजनेस स्टडीज भी बोल सकते हैं। हम लोग पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 10 पे, जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। इसका एक पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। उस फर्स्ट पार्ट में हमने कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, उसका इम्पोर्टेंस, क्या क्या उसके लिए इंसेंटिव्स मिलते हैं और इम्पोर्ट प्रोसीजर क्या होता है, इतना अपन ने समझ लिया था। आज इस पार्ट 2 के वीडियो में हम लोग ये बाकी के जो रिमेनिंग 3 पॉइंट्स हैं, इनको कवर करने का कोशिश करेंगे, चैप्टर को पूरा कर देंगे। होपफुली आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया है। मैं पिन कर दूंगी ऊपर, अगर आपको कोई डाउट है उसमें आप जाके पूरा पढ़ सकते हैं। और स्टिल अगर आपको कुछ लगता है कि ये नहीं समझ आया, आप कमेंट कर सकते हैं। चलो शुरुआत करें एक्सपोर्ट प्रोसीजर से। इम्पोर्ट प्रोसीजर हमने समझा था, एक्सपोर्ट प्रोसीजर आज समझेंगे। इसलिए मैंने इन दोनों को अलग किया क्योंकि दोनों थोड़े कंफ्यूजिंग भी हो जाते हैं। एक सिंपल सी चीज़ जो आपकी एज पे कम लोगों को थोड़ा समझ आता है वो ये है, इम्पोर्ट करने का मतलब क्या हुआ, बाहर के कंट्री से हमारे कंट्री में चीज़ को लेकर के आना, उसको बोलेंगे इम्पोर्ट। और हमारे कंट्री से बाहर कोई चीज़ भेजना, उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट। दोनों का प्रोसीजर अलग अलग है। इम्पोर्ट का जो प्रोसीजर था काफ़ी छोटा था, आप अगर ध्यान से देखें ना, उसमें सिर्फ 9 पॉइंट्स थी। जबकि इसको जब आप पढ़ने जाएंगे तो इसमें आपके पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा हैं, थोड़े क्या कुछ ज़्यादा ही हैं, 16 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर थोड़ा सा और ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। शुरुआत करें तो जब कोई ट्रेडर अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स बेचता है, तो इससे बोल सकते हैं कि उसने एक्सपोर्ट करे हैं गुड्स। एक्सपोर्ट प्रोसीजर अलग अलग होता है अलग अलग कंट्रीज में। इंडिया का जो एक्सपोर्ट प्रोसीजर है वो हम इस बुक में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज आती है गेटिंग एन ऑर्डर, कि सबसे पहले तो आपको क्या मिलना चाहिए, ऑर्डर मिलना चाहिए। एक्सपोर्टर जो है उसको ऑर्डर मिलता है गुड्स का इम्पोर्टर के जरिए। उस ऑर्डर में उसको कौन से गुड्स चाहिए, कितने चाहिए, जो प्राइजेस डिसाइड हुए होंगे वो, कैसे वो पैकिंग चाहता है, किस तारीख पे वो डिस्पैच चाहता है, मतलब किस तारीख पे भेजना चाहता है वो, इंश्योरेंस की डिटेल, और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, कैसे आप गुड्स भेजोगे, बाय एयर, बाय वाटर, बाय रोड, सब चीज़ें, कैसे आप बिल की पेमेंट करोगे, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, सब वहाँ पर मेंशन होता है। ऑर्डर मिलने से पहले एक्सपोर्टर को इन्फॉर्मेशन पहले से ही होती है कि जिसने आपको ऑर्डर दिया है, जो इंपोर्ट कर रहा है, जो आपसे खरीद रहा है, उस इंसान की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है, मतलब वो कितना पैसे वाला है, वो आपके बिल्स चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, मतलब कितना उस पर विश्वास किया जा सकता है, मार्केट में उसका कितना नाम है, ये सारी चीज़ें। फिर आती है बात ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस की। जैसे इम्पोर्ट लाइसेंस था वैसे एक्सपोर्ट लाइसेंस है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। ये आता है आपके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉ के अंदर। दूसरी जो आइटम्स हैं, अभी यहाँ पर भी देख लीजिए, एक लिस्ट होती है। अगर उस लिस्ट के अंदर ही अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको करनी है एक्सपोर्ट, तो आपको ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉ वाला लाइसेंस लेना पड़ेगा। दूसरी भी आइटम्स हैं जिनको आप फ्रीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जनरल लाइसेंस को हासिल करना पड़ता है। लाइसेंस हासिल करने के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, प्रिस्क्राइब्ड उसका एक फॉर्म होता है, मतलब एक भरा हुआ फॉर्म होता है, उसको फिल करना है और वो देना है ट्रेड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट को। ये ज़रूरी है कि एक्सपोर्टर अपनी सारी आइडेंटिटी प्रूफ करे, अपनी सारी डिटेल्स दे, प्लस इनकम टैक्स वो पे करेगा, इस बात की वो खातरी दे, और बाकी की जो भी टैक्सेस हैं एप्लीकेशन में वो पे करेगा। ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो हर मतलब बार बार एक्सपोर्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट हाउस। ठीक है, इनका बिजनेस ही एक्सपोर्ट का होता है, उसको अपने बोलेंगे एक्सपोर्ट हाउस। थर्ड पॉइंट आती है कलेक्टिंग गुड्स की। एक्सपोर्टर को अभी ऑर्डर मिल गया, उसके पास लाइसेंस भी आ गया, अब वो क्या करेगा, गुड्स को कलेक्ट करेगा कि वो भेजेगा क्या। अगर उसके पास है तो अच्छी बात है, अगर खुद वो मैन्युफैक्चर कर रहा है तो ठीक है, वो मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देगा। अगर वो ट्रेड करता है, मतलब दूसरों से खरीद के दूसरों को बेचता है, तो वो ऑर्डर के हिसाब से गुड्स को कलेक्ट करेगा। फोर्थ पॉइंट आती है फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटी, मतलब आपको जो पेमेंट मिलेगा वो मिलेगा आपके अपने कंट्री के हिसाब से ना, जो रुपए आपके चलते हैं। 1991 में जब एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तब से लेकर के फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर बहुत से कंट्रोल्स हट चुके हैं। ठीक है, ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमारा बिजनेस थोड़ा इजी हो जाए। फॉरेन एक्सचेंज का सिंपल मीनिंग होता है
हमारे कंट्री की करेंसी को और उनकी कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज करना, क्योंकि करेंसी सेम नहीं है हर कंट्री की। इम्पोर्टर्स जो है वो पेमेंट करते हैं एक्सपोर्टर्स को, अमाउंट ऑफ बिल होता है, या तो वो एक्सपोर्टर की करेंसी में करेगा, मतलब वो या तो हमारी करेंसी में करेगा या तो वो यूएस डॉलर्स में करेगा। आरबीआई है, उसकी अपनी बैंक्स हैं, उसकी अपनी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इस फॉरेन एक्सचेंज पे कंट्रोल रखती हैं, और इसीलिए एप्लीकेशन करना पड़ता है आरबीआई को कि भाई हमको ये फॉरेन एक्सचेंज जो हमको मिला है, आपको पता है ये रखना इलीगल होता है। अगर मान लीजिए आपके पास डॉलर्स आए तो यू कांट कीप इट इन योर बैंक, या अपने घर में नहीं रख सकते हो, आपको अपनी करेंसी में उसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। जो एक्सपोर्टर है उसको पहले तो ये पूरी जानकारी भी देनी पड़ेगी कि आपको ये इतना सारा फॉरेन एक्सचेंज आने वाला है या आ चुका है, तो कहाँ से आया, आपने क्या बेचा, जो भी सारी डिटेल्स हैं सब बताना पड़ता है। आपको इस एप्लीकेशन का एक कॉपी अपने बैंक में या इंस्टीट्यूशन जहाँ से भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं वहां पर जमा करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट आता है लेटर ऑफ क्रेडिट हासिल करना। ये उसमें भी था, इम्पोर्ट वाले में भी था। लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये आपके इम्पोर्टर की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को चेक करता है कि आपसे जो इंसान चीज़ों को खरीद रहा है वो आपको पैसे देने के काबिल है भी कि नहीं है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, ताकि हमारी सिक्योरिटी रहे, हमारा जो बिल का अमाउंट है वो डूब न जाए। इसीलिए एक्सपोर्टर एक लेटर लिखता है इम्पोर्टर को, जिसमें वो उससे लेटर ऑफ क्रेडिट मांगता है। उसकी जो बैंक होती है, एक्सपोर्टर की जो बैंक आती है, वो कभी कभी अपने ब्रांच के जरिए जो फॉरेन कंट्रीज में भी काम करती हैं या दूसरे सोर्सेज उनके होते हैं, उनके जरिए वो उनको लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं। ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है इसमें ये चीज मेंशन होती है कि इम्पोर्टर भरोसेमंद इंसान है, उसकी क्रेडिटेबिलिटी सही है, वो आपके पैसे आपको चुका देगा, इसको अपने बोलेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट। फिर आती है बात ऑब्टेनिंग शिपिंग ऑर्डर। एक्सपोर्टर को अब कोई शिपिंग कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जहां पर जिसके जरिए अगर आप गुड्स सी वे से भेजना चाह रहे हैं तो आपको शिपिंग कंपनी को कांटेक्ट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा कि भाई आप इस पर्टिकुलर डेट पे गुड्स जो हैं शिपिंग कंपनी के पास पहुंचा देंगे, वो उनको एक्सपोर्ट कर देंगे। कितने गुड्स हैं आपके, क्या उनकी क्वांटिटी है, क्या उनका वजन है, साइज, किस तारीख पे भेजना है, जो प्राइस है, वो सब चीज़ें इस एप्लीकेशन में होती हैं। इन शॉर्ट शिपिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि जो कैप्टन है शिप का, उसने आपके गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया या आपने उसको बोला कि प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर एक्सपोर्टर को ज़्यादा बड़ी मात्रा में चीज़ों को एक्सपोर्ट करना है और उसको पूरी शिप जो है बुक कर देनी है, तो इसको बोलते हैं चार्टर। ठीक है, ये जो एग्रीमेंट है शिपिंग कंपनी और एक्सपोर्टर के बीच में पूरी शिप खरीद लेने का, उसको बोलते हैं चार्टर पार्टी एग्रीमेंट। सॉरी, उसको खरीद लेना नहीं बोलेंगे, रेंट पे लेने का, कि भाई फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, कि भाई एक बार ये मेरा माल वहां तक पहुंच जाए तब तक के लिए शिप मेरी वो रेंट पे हो गया, उसको अपने बोलेंगे चार्टर पार्टी एग्रीमेंट। फिर आते हैं सेवेंथ पॉइंट, वो है आपका पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। हर एक्सपोर्टर को ड्यूटी पे करना पड़ता है। एक्सपोर्टर को सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा, अगर मान लीजिए ड्यूटी पे नहीं हुई है तो सर्टिफिकेट मिलता है, अगर आपने पे कर दिया है तो आपको उसका जो इनवॉइस है वो मिल जाएगा। कभी कभी पब्लिक नोटिफिकेशन के कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिन पे ड्यूटी नहीं लगती है, ड्यूटी फ्री वाले गुड्स होते हैं। अगर ये गुड्स एक्साइजेबल हैं तो एक्सपोर्टर को एक ऐसा बिल बनाना पड़ता है जिसमें इम्पोर्टर का नाम, उसका एड्रेस, उसका जो गुड्स का प्राइस है वो, क्वांटिटी, वेट, कहाँ ये गुड्स जाकर के पहुंचेंगे, नेम ऑफ द पोर्ट वेयर द गुड्स इज टू बी बोर्डेड, कहाँ ये जाकर के पहुंचेंगे, कहाँ से निकलेंगे, जो शिप है उसका नाम क्या है, शिपिंग कंपनी, सब कुछ वहां पर डिस्क्राइब्ड होता है। एक्साइज ऑफिसर जो है वो गुड्स के प्राइस के बेस पे ड्यूटी को कैलकुलेट करता है, जितना ज्यादा प्राइस तो उतना ज्यादा ड्यूटी लगेगा, क्वांटिटी के बेस पे भी होता है। एक्साइज ऑफिसर बताएगा कितना अमाउंट है ड्यूटी का शिपिंग बिल को चेक करने के बाद, और गुड्स को वो खुद से देखेगा, इंस्पेक्ट भी करेगा अगर जरूरी लग रहा है तो। और जब ये एक्सपोर्टर एक्साइज ड्यूटी का अमाउंट पे कर देता है तभी ही उसको परमिशन मिलता है कि अब आप गुड्स जो हैं पोर्ट पे जाके छोड़ सकते हो। नंबर 8 देखें, पैकिंग एंड मार्किंग ऑफ गुड्स। पैकिंग बड़ी ज़रूरी है इंटरनेशनल ट्रेड में। जो गुड्स आप भेज रहे हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जा रहे हैं, इसीलिए इनको ऐसे पैक करना है कि ये खराब ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए ट्रांसपोर्टेशन में या हवा में ह्यूमिडिटी के कारण, मतलब गर्माहट के कारण।
कभी कभी शिपिंग कंपनीज भी साइज ऑफ पैकिंग को देखते हैं और उसी के बाद वो फेयर डिसाइड करते हैं। जितना बड़ा पार्सल तो उतना ज़्यादा किराया लगेगा। तो पैकिंग ऐसी करनी है जैसे आपको इम्पोर्टर ने मेंशन किया है, प्लस कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स गुड्स के बारे में वो भी उसके ऊपर आपको मार्क करना ज़रूरी है। जैसे हम पोस्ट में कुछ भेजते हैं तो ऊपर लिखते हैं ना किसने भेजा, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, सब कुछ। यहाँ पर भी वो लिखना ज़रूरी है कि उसका नेम, एड्रेस, इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर का कौन है, डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ उसको जाके पहुँचना है पार्सल को, और गुड्स का वेट कितना है। ये मार्किंग में हम लोग लिख के बता देते हैं। फिर आता है गेटिंग इंश्योरेंस ऑफ द गुड्स। अगर आप अपने गुड्स को रिस्क से बचाना चाहते हैं, जैसे कि समुद्र में साइक्लोन आ गया, वेदर के कारण गुड्स में डैमेज आ गया, या पायरेट्स के कारण यानी चोर उचक्के, कभी कभी शिप का कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो गुड्स को इंश्योर करेंगे जब तभी आपको तुरंत इकोनॉमिक रिटर्न मिल जाएगा। स्पेशली जब सी वे से अगर आप भेज रहे हैं, तो समुद्र के जरिए आप भेज रहे हैं, तो एक एग्रीमेंट बनाया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ। इसके लिए एक्सपोर्टर को एक कवर नोट दिया जाता है कि भाई जब आप प्रीमियम पे कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी का, तो एक्सपोर्टर को एक कवर नोट मिलता है और इसी कवर नोट के बदले वो अपनी पॉलिसी को इशू कर सकता है। ठीक है, मतलब ये कवर नोट एक तरह से उसका प्रूफ है कि मैंने ये गुड्स इस शेप में भेजे हैं। 10th नंबर पॉइंट आता है ऑब्टेनिंग कार्टिंग ऑर्डर। कार्टिंग ऑर्डर का मतलब है कि अब गुड्स जो हैं शिप पे जा सकते हैं, इसकी परमिशन। एक्सपोर्टर को एक एप्लीकेशन करना पड़ता है पोर्ट अथॉरिटी को कि जहां से गुड्स को एक्सपोर्ट करना है आपको, ताकि आपको कार्टिंग ऑर्डर मिल सके। इस एप्लीकेशन में शिपिंग बिल की सारी डिटेल्स होती हैं, साथ साथ में एक्साइज ड्यूटी का भी पेमेंट हो गया है, ये भी हम उनको बताते हैं। एक्सपोर्टर जब पोर्ट के एक्सपेंसेस पे कर देगा, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स के चार्जेस या शिप पे बोर्ड करने के चार्जेस, तब उसको ये कार्टिंग ऑर्डर मिल जाएगा। मेट रिसिप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये। गुड्स जब आप शिप पे भेजते हैं, बोर्ड करवाते हैं कार्टिंग ऑर्डर के बेस पे, लास्ट में आपने 10 नंबर पॉइंट में कार्टिंग ऑर्डर को पढ़ लिया। जो कैप्टन है शिप का, उसका भी जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको बोलते हैं मेट। मेट जो है चेक करता है कि शिपिंग बिल के हिसाब से आपके गुड्स हैं या नहीं है। मतलब हो सकता है कभी कभी आपने शिपिंग बिल में गुड्स की क्वांटिटी ज्यादा लिख दी हो लेकिन भेजा कम हो, या भेजा ज्यादा हो तो लिखा कम हो। जब गुड्स जो हैं शिप पे लोड हो जाते हैं, तब एक रिसिप्ट या तो उसका कैप्टन या उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, जो मेट है, वो एक रिसिप्ट इशू करेगा कि हाँ हमको ये गुड्स मिल गए, एक्सेप्ट करेगा वो, और इसको अपने बोलेंगे मेट रिसिप्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीरियसली 1 मार्कर में बहुत पूछा जाता है और बहुत इजी भी है। कैप्टन जो है वो चेक करता है गुड्स की पैकिंग को, और कैप्टन को अगर लगेगा कि पैकिंग इम्प्रॉपर है या गुड्स जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए सही नहीं है, तो रिसिप्ट में वो रिमार्क कर देगा और उस ऐसी रिसिप्ट को अपने बोलेंगे फाउल रिसिप्ट। अगर सारे मैटर्स प्रॉपर हैं तो एक क्लीन रिसिप्ट आ जाएगी। अगर मेट की रिसिप्ट फाउल है, इसका मतलब जो गुड्स आपने वहां पर भेजे वो बराबर से पैक्ड नहीं है, और अगर वो गुड्स डैमेज हो जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, तो शिपिंग कंपनी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। वो लेके जरूर जाएंगे, चाहे वो क्लीन रिसिप्ट हो या फाउल रिसिप्ट हो, वो लेके जाएंगे आपके गुड्स को। लेकिन फाउल रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ कि कैप्टन बोल रहा है कि हम जिम्मेदार नहीं है, आपकी पैकिंग बराबर नहीं थी। और क्लीन रिसिप्ट अगर आ गई, इसका मतलब गुड्स बराबर है। 12th नंबर पॉइंट आता है ऑब्टेनिंग बिल ऑफ लैडिंग। ये ऊपर वाले में भी था, इम्पोर्ट वाले में भी था। मेट रिसिप्ट जो है उसका मतलब क्या हुआ कि गुड्स आपके शिप पे चले गए। ये एग्रीमेंट नहीं है ट्रांसपोर्ट करने का। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपकी कंपनी ने ऐसा बोल दिया कि हाँ चलो हम आपके गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्टर को बिल ऑफ लैडिंग मिलता है शिपिंग कंपनी से। जैसे ही उसको मेट रिसिप्ट मिलेगी, वो मेट रिसिप्ट वहां दिखाएगा और बिल ऑफ लैडिंग उसको मिलेगा। बिल ऑफ लैडिंग शिपिंग कंपनी और एक्सपोर्टर के बीच में एक एग्रीमेंट है कि हाँ अब हम आपके गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर देंगे एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे। ठीक है, इसमें भी सारी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। एग्जाम्पल है किसने एक्सपोर्ट किया, शिप का क्या नाम है, कितना किराया लगा, गुड्स की डिटेल्स, कितने गुड्स हैं, क्वांटिटी क्या है, प्राइस, वेट, एक्सपोर्टिंग पोर्ट का नाम यानी किस पोर्ट से चीज़ जो है वो निकली है, ट्रांसपोर्टेशन के टर्म्स और कंडीशन, सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें इस एग्रीमेंट में
बताई जाती है। बिल ऑफ लैडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये इसकी 3 कॉपीज बनती हैं, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। बिल ऑफ लैडिंग की 3 कॉपीज बनती है, इनमें से एक शिपिंग कंपनी रखता है, बाकी के 2 एक्सपोर्टर को दे दी जाती है, जिसमें से एक कॉपी एक्सपोर्टर किसको भेज देगा, इम्पोर्टर को। इसी कॉपी के बेस पे इम्पोर्टर को गुड्स मिलेंगे। 13 नंबर की बात करें, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, जहां से उसकी उत्पत्ति हुई, जहां से वो गुड्स निकले। ये सर्टिफिकेट्स जो हैं, कहाँ आपके गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उसकी डिटेल्स बताई जाती है इसमें। एक एग्रीमेंट के हिसाब से अलग अलग कंट्रीज में जो है रिलीफ मिलता है इंपोर्ट एक्साइज पे, कि आप गुड्स इंपोर्ट करिए, हम आपके उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाएंगे। अगर आपको ये रिलीफ चाहिए तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, यानी अगर आप चाहते हैं कि एक्साइज ड्यूटी में आपको राहत मिले, आप ना पे करें, तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन उस गुड्स के लिए ज़रूरी है। ये सर्टिफिकेट कौन कौन इशू करता है, ट्रेड एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स या तो फिर गवर्नमेंट, तीनों कर सकते हैं। फिर आती है बात कंज्यूमर इनवॉइस की। जब एक्सपोर्टेड गुड्स आपके कंट्री में आ जाते हैं, इम्पोर्टर के पास आ जाते हैं, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है। कौन पे करेगा, इम्पोर्टर पे करेगा। ये जो पेमेंट है एक्साइज का, उसको बड़ा सिंपल बनाने के लिए कंज्यूमर इनवॉइस बड़ा इम्पोर्टेंट है। कंज्यूमर इम्पोर्टिंग कंट्री का बनता है, और वो किस में कहाँ वर्क करता है, एक्सपोर्टिंग कंट्री में वर्क करता है। एक्सपोर्टर को मिलता है कि एक सर्टिफिकेट के जो गुड्स हैं कंज्यूमर से आए और उसकी ये प्राइस है, इसको बोलेंगे कंज्यूमर इनवॉइस। इसमें भी सारी डिटेल्स होती हैं, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, प्राइस और एक्साइज जो भी उस पर कलेक्ट की गई, वो सारी चीज़ें। कहने का मतलब कंज्यूमर इनवॉइस वो है आपका जो आपके एक्सपोर्टर को मिलेगा, और उसको ये डिटेल्स मिल जाएंगी कि हाँ चीज़ जो है आपके इम्पोर्टर तक पहुंच गई और उसने एक्साइज ड्यूटी भी पे कर दी। लास्ट पॉइंट, सॉरी सेकंड लास्ट पॉइंट आती है वो आपका सेकंड सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स। एक्सपोर्टर सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे इनवॉइस, इंश्योरेंस पॉलिसी, कवर नोट, बिल ऑफ लैडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, कंज्यूमर इनवॉइस और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब इंपोर्टर के बैंक में भेज देगा अपने बैंक के थ्रू। और फाइनली कलेक्शन ऑफ मनी। एक्सपोर्टर अपने बैंक को एडवाइस करता है कि आप मेरे पैसे कलेक्ट करके दीजिए। एक्सपोर्टर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेगा इंपोर्टर को कि मुझे ये अमाउंट जो है, जितना मेरे इनवॉइस यानी बिल में इतना अमाउंट लिखा था, मुझे ये अमाउंट चाहिए। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये अगेन 2 ही बातों से हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस या डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। इसका मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आज फिर बता रही हूँ। कभी कभी जो एक्सपोर्टर है वो DA, इसका मतलब वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो सीधे इंपोर्टर को दे देगा, अभी पेमेंट नहीं आया है। और बिल ऑफ एक्सचेंज तभी ही वो दे उसको, सामने वाले को, जब पेमेंट आ जाए तब आपका हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा भी है, DA में बैंक जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज इंपोर्टर को दे देती है, बैंक डॉक्यूमेंट्स भी दे देती है। बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे ही वो इंपोर्टर एक्सेप्ट कर देता है तभी। लेकिन अगर मान लीजिए वो DP है, एक्सेप्ट करने का मतलब क्या हुआ, मैं मान रही हूँ कि मैं इतना पेमेंट करूंगी। DP है अगर, तो बैंक तभी ही डॉक्यूमेंट्स देगी जब बिल का पूरा पेमेंट हो जाएगा तब। बैंक जो है आपके पैसे आपके मैच्योरिटी डेट के हिसाब से आपसे कलेक्ट करेगी DA के हिसाब से। अगर DP है तो अमाउंट सीधे सीधे उसी टाइम पे एक्सपोर्टर को मिल जाएगा। एक्सपोर्ट प्रोसीजर आपका पूरा हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट आती है इस चैप्टर की, वो है आपका रोल ऑफ WTO एंड GATT। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पॉलिटिकल या इंटरनेशनल लेवल पे जो आपकी चीज़ें हैं वो सब बदल गई हैं। नेशंस अब जो हैं एक दूसरे के साथ जो वॉर में इन्वॉल्व होने लगे हैं, वो इकोनॉमिकली वीकर होने लगे, मतलब उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में नई पॉलिटिकल कंडीशंस आ गई, ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने की ज़रूरत पड़ने लगी जो कंट्रीज के बीच में हार्मनी लेकर के आए, हार्मनी यानी पीस लेकर के आए। ट्रेड और अदर फील्ड्स के मामले में भी हमको पीस चाहिए था, इसीलिए जनरल एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड एंड टैरिफ जो है वो बनाया गया। हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ लिमिट्स थी, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन डेवलपमेंट उसके कारण हो नहीं रहा था, इसीलिए लिबरलाइजेशन की बात आई और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी बनाया गया। कहने का मतलब ये, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ आपका,
तब आपके पूरे विश्व में लोग एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े थे। सारे कंट्रीज, कोई किसी के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता, कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता। तो उन लोगों के बीच में हार्मनी लाने के लिए, उन लोगों के बीच में एक सद्भावना लाने के लिए उन्होंने एक GATT और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। अब ये क्या है उनको एक एक करके पढ़ेंगे। WTO इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशनशिप को मेंटेन करता है कि भाई कैसे वर्ल्ड को हम एक कॉमन प्लेस बना सकें, पूरा मार्केट बना सकें ट्रेड के लिए, और ग्लोबलाइजेशन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकते हैं। वर्ल्ड में 104 कंट्रीज ने इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया है। ये ऑर्गेनाइजेशन ने अपना काम ऑफिशियली शुरू किया था 1 जनवरी 1995 से। इंडिया शुरू से ही इसका मेंबर रहा है। सर्विस सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ आया है WTO के काम के कारण, और बाउंड्री लाइंस जो हैं ये इरेज हो गई हैं। मतलब हमारे कंट्री की बाउंड्रीज अब इरेज हो गई हैं। कौन कौन सी फील्ड में? इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, और पूरा वर्ल्ड जो है ग्लोबल विलेज बन गया है। वर्ल्ड मार्केट डेवलप हुआ है वर्ल्ड ट्रेड के साथ। इसके कारण और इस ऑर्गेनाइजेशन के कारण जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं, ये आप बहुत लंबे स्केल पे प्रोड्यूस कर सकते हैं और ऐसी चीज़ों का एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एजुकेशन के मामले में भी अगर हम देखें तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को मौका मिला है इंडिया में आने का। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने हमारे गुजरात में कैंपसेस अरेंज करे हैं, या इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में भी अपने कैंपस लगाए हैं। बात करें जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ की, GATT उसको बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग कंट्रीज के साथ अलग अलग एग्रीमेंट्स को साइन किया है ताकि उनकी इंडस्ट्रीज को वो फॉरेन लोगों के साथ जोड़ सकें। इसको बोलेंगे GATT। 1948 में 23 नेशंस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। कहाँ पर? जेनीवा में। बेसिक एम इस एग्रीमेंट का था कि आप इंटरनेशनल ट्रेड को फ्री ट्रेड बनाएं, प्लस साथ साथ में इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दें, प्लस रीजनल जो लेबर है उसको सही से डिवाइड कर पाएं। मतलब जो आपके पास है लेबर, उनको आप सही से यूज कर पाएं। GATT एक फ्री ट्रेड पॉलिसी है जो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देती है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी इसके लिए फेवरेबल होना चाहिए, मटेरियल फैसिलिटीज होनी चाहिए, वो सब बढ़ भी रही हैं। ट्रेड का जो वर्ल्ड है उसमें आजकल अब नई नई चीज़ों का चीज़ें बन रही हैं, उनमें शेप आ रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड में देखें कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, ये फाइनल पॉइंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ट्रेड जो अलग अलग कंट्रीज के बीच में होता है वो है आपका इंटरनेशनल ट्रेड। अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग अपने अपने रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ रुकावटें होती हैं। यही आपकी इंटरनेशनल ट्रेड की प्रॉब्लम्स हैं। एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला है प्रॉब्लम ऑफ करेंसी। अलग कंट्री की अलग करेंसी, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि आप किसी डील को सेटल करें करेंसी प्रॉब्लम के कारण। इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर को ये प्रॉब्लम्स फेस होती हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होता इतना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज के बारे में। डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, हर कंट्री की अपनी भाषा भी होती है, तो लैंग्वेज की जो डाइवर्सिटी है ये भी इंटरनेशनल ट्रेड में एक प्रॉब्लम है। हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज इस प्रॉब्लम से हमको बहुत हद तक छुटकारा दिला देती है, पर फिर भी बैकवर्ड कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम आज भी है, उन लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती। प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस, बहुत लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस होता है दो कंट्रीज के बीच में, और इसीलिए कम्युनिकेशन में प्लस गुड्स को वहाँ भेजने में कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। फोर्थ नंबर है रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स। अलग अलग कंट्रीज अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, मतलब क्या? रुकावटें पैदा कर देते हैं ट्रेड के बीच में, जैसी उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पॉलिसीज होंगी उन हिसाब से। इंटरनेशनल ट्रेड भी ऐसी रुकावटों का सामना करता है क्योंकि सरकार बहुत सारी ऐसी रेस्ट्रिक्शंस खड़ी कर देती है। फिर आता है इंटरनेशनल ट्रेड में रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सी रूट से होता है, समुद्र के ज़रिए होता है। इसमें कभी ख़राब वेदर हो गया, गुड्स जो हैं डूब गए, गुड्स जो हैं उनकी रॉबरी हो गई पायरेट्स के ज़रिए, तो यानी चोरी हो गई, तो ये सारी चीज़ों के रिस्क भी आपके माथे पे बहुत होते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंस इन लॉज। हर कंट्री के अपने अपने ट्रेड लॉज होते हैं, ये भी उनको समझना बड़ा इजी नहीं है। और नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रेडर्स कांटेक्ट। कांटेक्ट करना इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रेडर को बहुत मुश्किल है।
ट्रेडर्स एक दूसरे को जानते नहीं हैं और साथ साथ में वो एक दूसरे से बहुत दूरी पर भी हैं, आमने सामने भी नहीं बैठे हैं, इसीलिए पेमेंट में प्रॉब्लम आती है जब उन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। किन दोनों के बीच में? इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में। लास्ट पॉइंट आती है प्रॉब्लम ऑफ वेइंग स्केल। अलग अलग कंट्री का जो वेइंग स्केल होता है वजन करने का, वो भी अलग अलग होता है, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो जाती हैं। फाइनली टू समराइज द चैप्टर 9 और 10 को अगर हम समराइज करें इस डिफरेंस में, इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड का हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं। तो मीनिंग देखो, सबसे पहले जो ट्रेड आपके कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर हो रहा है वो आपका इंटरनल ट्रेड है, जो बाहर हो रहा है वो आपका इंटरनेशनल ट्रेड है। इंटरनल का एग्जांपल देखें तो ट्रेड गुजरात से हुआ दूसरे स्टेट्स में, और इंडिया और दूसरे कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड हुआ वो इंटरनेशनल, और अंदर ही अंदर इंडिया में ट्रेड हो रहा है तो वो इंटरनल। करेंसी की सेकंड नंबर पॉइंट है, इंटरनल ट्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि सेम करेंसी है, अकाउंट्स बनाने का भी सिस्टम सेम टू सेम है, अकाउंट्स को सेटल करने का भी सेम टू सेम है। जबकि यहाँ पर पेमेंट और अकाउंट को सेटल करने में दिक्कत आती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर करेंसीज अलग अलग हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। लॉस की बात करें तो पूरे कंट्री में हमारे इंटरनल ट्रेड में लॉस भी सेम है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में अलग कंट्री के अलग लॉस होंगे। लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी इंटरनल ट्रेड में, लेकिन लैंग्वेज की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी इंटरनेशनल ट्रेड में। गवर्नमेंट के कंट्रोल्स यहाँ पर कम होंगे इंटरनल ट्रेड में, जबकि इंटरनेशनल ट्रेड में ज़्यादा होंगे थोड़े। इंटरनल ट्रेड में रिस्क रेशियो कंपैरेटिवली कम होगा, इंटरनेशनल ट्रेड में रिस्क रेशियो ज़्यादा होगा। डिस्टेंस जो है इंटरनल में वो कम है, क्यों? क्योंकि आप अपने कंट्री में ही काम कर रहे हैं ना, जबकि यहाँ पर आप क्योंकि मोर देन वन कंट्रीज में काम कर रहे हैं, आपकी फील्ड जो है वहां तक फैली हुई है, तो डिस्टेंस ज़्यादा है इंटरनेशनल में। इंटरनल वाले में इंश्योरेंस लेना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन इंटरनेशनल वाले में ज़रूरी है इंश्योरेंस। 9th नंबर है कि एक्साइज ड्यूटी पे करना इजी है और एक्साइज का रेट भी बहुत कम होता है इंटरनल ट्रेड में, लेकिन आपका जो ये इंटरनेशनल ट्रेड है वहाँ पर एक्साइज ड्यूटी को पे करना, उसका प्रोसेस जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और रेट भी बहुत ज़्यादा है। इंटरनल ट्रेड में मार्केट जो है लिमिटेड होगा, मतलब छोटा मार्केट होगा, जबकि इंटरनेशनल ट्रेड में आपका मार्केट वाइड हो जाएगा। चैप्टर पूरा हो गया, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शंस में आइए और अपने डाउट्स, अपने सजेशंस को डालिए। मैं इस चैनल पे क्वेश्चंस भी डालती हूँ, अगर आपने समझे हैं चैप्टर्स अच्छे से जाइए और उन क्विजेस को अटेंड करिए, आपको मेरे कम्युनिटी टैब में वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और कोई भी डाउट लगता है आप फ्रीली हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे।